हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वेव हीट लैप्लास इक्वेशन चैप्टर शुरू किया था। वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन की डेफिनेशन पेपर में 1 या 2 नंबर में आ सकती है। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन, तो इन सब की समरी भी बना रखी है बुक में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी डिस्कशन हुआ था। सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सम भी सॉल्यूशन बनता है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्व करनी सीख ली थी। 3 केस बनाए थे, जिसमें के पॉजिटिव, के इक्वल टू 0, के नेगेटिव, इन तीनों के लिए हमने इक्वेशन सॉल्व की थी। तो तीनों केसेस में सॉल्यूशन uxt इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर px प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस px इंटू c3 e रेज टू पावर pct प्लस c4 e रेज टू पावर माइनस pct। केस 2 में c5x प्लस c6 c7t प्लस c8, और लास्ट केस में आयोटा में आंसर आया था, या फिर आप कोस और साइन में लिख के उसको आयोटा में चेंज कर सकते हो। डी मॉवरी थ्योरम का हमने इसमें यूज़ किया था। तो अब हम सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन करेंगे सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। यानी इस बार फिर दोबारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, बट इस बार बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन साथ है। पिछली बार कोई बाउंड्री कंडीशन या कोई इनिशियल कंडीशन साथ नहीं थी, सीधा सीधा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन दे रखी थी। तो इस बार बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन का होता है मतलब होता है इनिशियल पॉइंट पर वैल्यूज़ देना या बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज़ देना। उसके बेसिस पर हम डेफिनेट सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ 3 केस बनाए थे, इन तीनों में से कौन सा केस डेफिनेट सॉल्यूशन देगा वो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए whose ends are fixed, given fx initial displacement and gx initial velocity of string। तो पहली बात तो ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात कर रहा है, जिसके दोनों एंड फिक्स कर रखे हैं। तो इसको अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपने वेव इक्वेशन करी थी वन डायमेंशनल, उसमें जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक स्ट्रिंग थी, इलास्टिक स्ट्रिंग थी, जिसको हमने 2 फिक्स एंड पर बांध रखा था। उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, लीनियर डेंसिटी रो थी। यूनिफॉर्म टेंशन में उसको खींच कर हमने बांधा था। तो 2 फिक्स पॉइंट पर जब आप बांध दोगे तो उसमें खिंचाव आएगा, वो खिंचाव इसने टीले रखा था। और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यही होता है कि 2 फिक्स पॉइंट पर आपने बांध दिया। जब 2 फिक्स पॉइंट पर बांध दोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तब इक्वेशन आई थी करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर। और ये डिस्प्लेसमेंट थी, इसको ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है इसने। यानी कुल मिला के करना क्या है, इमेजिन कर सकते हो 2 कील के ऊपर आपने एक रबड़ बांध दी और उसको बांधने के बाद आपने खींच दिया एक बार, तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। उस वाइब्रेशन से जो इक्वेशन आती है वो वेव इक्वेशन आती है। इस बार इसने fx को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एट द टाइम 0, यानी टाइम जब 0 होगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो आएगा, टाइम 0 आने पर डिस्टेंस fx आएगा, और टाइम 0 आने पर इनिशियल वेलोसिटी gx, यानी टाइम 0 आने पर जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको वेलोसिटी याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं। तो x फंक्शन ऑफ x आएगा, gx आएगा। तो कंसीडर अ टाइटली स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। अब आप एक स्ट्रिंग देख सकते हो यहाँ पे, ओ से ए पे बांध रखी है, लेंथ a along with x एक्सिस, इट्स एंड फिक्स्ड एट o एंड a, o और a पर इसके एंड को फिक्स कर दिया। लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन uxt। अब जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसका नाम uxt रख दिया। यहाँ uxt में x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो uxt है उसमें x और t वेरिएबल हो गए।
यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की इसने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, एक्स लिया हुआ है टी टाइम के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन की वैल्यू इनपुट के लिए जो आई वो यू एक्स टी होगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन फंक्शन यू एक्स टी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट एक्स टाइम टी इज गवर्न्ड बाय वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये हमको पहले से पता है, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ गया, जो डिस्टेंस है उसकी लिमिट 0 से a तक है, इससे ज़्यादा उसका डिस्टेंस नहीं हो सकता, और जो टाइम है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब आप टाइम शुरू कर दोगे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन u ज़ीरो टी का मतलब जब आप बिल्कुल ज़ीरो डिस्टेंस पे खड़े होंगे। u ज़ीरो टी कितना आएगा वैल्यू, इसने रखा है 0, यानी फंक्शन की वाइब्रेशन होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप डिस्टेंस ही नहीं लोगे तो वाइब्रेशन कैसे होगी? वाइब्रेशन तो जैसे जैसे आप मिड की तरफ जाओगे, बीच की तरफ जाओगे, तो वाइब्रेशन बीच में नज़र आएगी। तो इसलिए जब आप यहाँ डिस्टेंस को 0 कर देते हो तो कोई वाइब्रेशन नहीं आती है। इस तरह से लास्ट पॉइंट पर भी कोई वाइब्रेशन नहीं आती। तो फंक्शन की वैल्यू उस केस में कितनी होगी? 0 होगी। तो इसने ये जो लिया है ओ पॉइंट पे और ए पॉइंट पे वैल्यू 0 लिख दी, बिल्कुल 0 आएगी। एंड ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड। इनिशियल कंडीशन है जब आप टाइम को 0 करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा? फंक्शन के बराबर, एफ एक्स के बराबर। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? टाइम 0 होगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एफ एक्स के बराबर। करली यू बाई करली टी का मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब टी 0 होगा तो करली यू बाई करली टी की वैल्यू जी एक्स आएगी। मान लिया सॉल्यूशन यू एक्स टी इक्वल टू एक्स एक्स टी टी। ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फार्मूला लगाते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहला स्टेप यही था कि फंक्शन को आपने एक्स एक्स टी टी मानना था। यहाँ एक्स एक्स वाई वाई लिया हुआ क्योंकि फंक्शन एक्स वाई का है, वहाँ एक्स और टी का है। हमने इस मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन भी किया था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। तो वही सेम यू एक्स टी इक्वल टू एक्स एक्स टी टी, x is function of x only, t is function of t only. Substituting 5 in 1, इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देंगे 5 की। तो यू एक्स टी का डेरिवेटिव 2 बार x से जब करेंगे, यू एक्स टी का डेरिवेटिव 2 बार x से करेंगे तो x का डेरिवेटिव होगा, t कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो x से करोगे तो x डबल डैश आ जाएगा, t बाहर रहेगा तो t इंटू एक्स डबल डैश आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। सामने 1/c² करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर, यानी इसका 2 बार टी से डेरिवेटिव। जब आप इसका 2 बार टी से डेरिवेटिव करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, t डबल डैश आ जाएगा। तो यही आया हुआ एक्स टी डबल डैश। तो अब इसने x वाली टर्म्स अलग कर ली, t वाली टर्म्स अलग कर ली। अब फिर वही एक थ्योरी जो लास्ट हमने थ्योरी की थी, लास्ट थ्योरम करी थी, उसमें वही थ्योरी डेवलप हो जाती है कि दोनों तरफ जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दोनों अलग अलग मूव करेंगे, बट ये क्योंकि सामने बराबर आ रहे हैं एक दूसरे के, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों मूव करते रहें अलग अलग, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो दोनों के कांस्टेंट के बराबर रख रखे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में लास्ट में भी आया था, लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट थ्योरी में। LHS is function of x alone, RHS is function of t alone. Since x and t are independent variables, so the two side cannot be equal unless each are equal to some constant. जब तक ये किसी कांस्टेंट के बराबर नहीं आएंगे, दोनों बराबर आ ही नहीं सकते। अलग अलग मूव कर रहे हैं दोनों, अलग अलग इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो दोनों को किसी कांस्टेंट के बराबर आना पड़ेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर लिए, k के बराबर ले लिए। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन आई, दूसरी आई, एक x में और एक t में। पहला केस बनाया क्योंकि k एक कांस्टेंट है, रियल नंबर है। हम यहाँ आयोटा में नहीं लेंगे कोई भी इंटेंशनली, क्योंकि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस लेते हैं, जो भी हम यहाँ डेरिवेटिव करते हैं, सब रियल वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। आयोटा में कुछ नहीं है यहाँ पे अभी तक, रियल वर्ल्ड की बात होती है। तो केस 1 k पॉजिटिव, अगर k पॉजिटिव है तो किसी न किसी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे लास्ट बार हमने इसको सोचा था, k अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा।
तो उसके स्क्वायर रूट को हम p लेते हैं, स्मॉल p। अगर k पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया स्मॉल p, स्क्वायर करने पर k की वैल्यू आ गई p स्क्वायर। ठीक है जी। और p नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि जिसका अगर p जीरो ले लिया आपने तो उसका स्क्वायर भी जीरो आ जाएगा, k जीरो आ जाएगा, पर k तो पॉजिटिव है, तो इसलिए k की वैल्यू आ गई p स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में डाल दिया। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रही है डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से आ रही है डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसके जब रूट बनाएंगे इसका आएगा डी प्लस पी डी माइनस पी, डी प्लस पी डी माइनस पी। तो उसका सोल्यूशन बनेगा c1 e की पावर पी एक्स, क्योंकि हम इसको ओडी में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो दोनों का सोल्यूशन x का और t का सोल्यूशन आ गया। अब कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे यहाँ से। uxt की वैल्यू आ गई, uxt किसके बराबर था? x इंटू टी के, x की वैल्यू भी आ गई, t की आ गई, दोनों की डाल दी। c1 c2 c3 c4 ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं जो इंटीग्रेशन से पैदा हुए हैं, और हम अब इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करके इनको निकालेंगे। सबसे पहले x0 लेने पर u0t और uat दोनों जीरो आ रहे थे। ये हमने पीछे इक्वेशन नंबर 2 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 का यूज़ करेंगे अब हम। तो u0t की वैल्यू 0 है इनिशियली, यानी वाइब्रेशन नज़र नहीं आएगी क्योंकि फिक्स है पॉइंट। तो जब आप x को 0 पुट करोगे e की पावर px हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, c1 प्लस c2 इंटू में t एज इट इज़ आ गया। यहाँ से दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करके वैल्यू 0 आ रहा है, प्रोडक्ट 0 आ रहा है दो वैल्यूज़ का। अब इस वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसका जस्टिफिकेशन है कि अगर आप इस वैल्यू को 0 लेते हो, c3 e की पावर cpt प्लस c4 e की पावर माइनस cpt इक्वल टू 0 आप लेते हो, तो यहाँ से आप इसको सामने ले जा सकते हो, c3 e की पावर cpt इक्वल टू c4 e की पावर माइनस cpt। तो अब आप e की पावर माइनस cpt को अगर लेफ्ट में लेके आओगे तो डिवाइड कर देगा, e की पावर cpt बाय e की पावर माइनस cpt इक्वल टू माइनस c4 बाय c3 विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा e की पावर 2 cpt इक्वल टू कांस्टेंट, बट t तो वेरिएबल है। तो आप अगर उसको कांस्टेंट की वैल्यू दे दोगे, कोई कांस्टेंट बना दोगे, तो t फिक्स हो जाएगा, t टाइम चेंज ही नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए e की पावर 2 cpt भी वेरिएबल होगा, हैंस कॉन्ट्रडिक्शन। इस कॉन्ट्रडिक्शन से आप कह सकते हो हमने जो वैल्यू 0 ली थी ये वाली, वो 0 नहीं होगी। अगर वो 0 नहीं होगी तो कौन सी 0 होगी? c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास चॉइस यही बचती है कि हम इसको 0 ले लें, उससे हमारा t कांस्टेंट होता जा रहा है। t तो वेरिएबल है, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, इसलिए c1 प्लस c2 0 आ गया, c2 की वैल्यू आ गई माइनस c1। अगली बार x को a पुट कर दिया, e की पावर pa, e की पावर माइनस pa, और c1 c2 की वैल्यू ऊपर से आ चुकी है, c2 की वैल्यू माइनस c1 थी, उसको आप डाल सकते हो यहाँ पे। फिर दोबारा बात वही है कि दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इन दोनों में से कौन 0 होगा? ये तो 0 हो नहीं सकता, ये वेरिएबल है, ये 0 होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही 0 हो सकता है। तो यहाँ से c1 अब कॉमन कैसे आए? c2 की वैल्यू माइनस c1 आ चुकी है, पुट कर देंगे c1 कॉमन, e रेज टू पावर ap माइनस e रेज टू पावर माइनस ap इक्वल टू 0। अब फिर दोबारा बात वही कि दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, कोई एक 0 होगा तो ये 0 होगा या ये, पर अगर ये 0 आप लेते हो तो e की पावर ap माइनस e की पावर माइनस ap से यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2 ap माइनस 1 बाई e की पावर ap
इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2AP इक्वल टू 1, यानी e की पावर 0 यानी 2AP इक्वल टू 0। 0 है नहीं, a 0 है नहीं, क्योंकि a कोई डिस्टेंस है और डिस्टेंस अगर 0 ही ले लिया तो वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा। वाइब्रेशन के लिए आपको कहीं तक तो स्ट्रेच करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, तो स्ट्रेचिंग का डिस्टेंस है जितना स्ट्रेच किया आपने, जितनी स्ट्रिंग आपने जहाँ तक बांधी है, इनिशियल और एंड पॉइंट का डिस्टेंस, ये 0 ले नहीं सकते। p अगर 0 ले लिया तो क्वेश्चन में k जो हम लेके चले अपने केस में, यानी यहाँ 2 0 नहीं आ सकता, a 0 नहीं आ सकता, p 0 आ सकता है। अगर p 0 है तो p स्क्वायर 0 हो जाएगा। p स्क्वायर कौन है? k, तो k तो 0 लेके नहीं चले, k तो पॉजिटिव लेके चले इस केस में, तो ये भी 0 नहीं आ सकता, इसलिए 2AP 0 नहीं आ सकता। 2AP अगर 0 नहीं आ सकता, a की पावर 2AP 1 के बराबर नहीं आ सकता। अगर ऐसा है तो ये 0 नहीं आ सकता। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो दूसरा वैल्यू है यानी C1 के इंटू में e की पावर AP माइनस e की पावर माइनस AP था, तो C1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो C1 को 0 पुट कर सकते हो। C1 0 पुट करते ही C2 की वैल्यू कितनी थी? -C1, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 0, C1 0 आ चुका है, तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। यही इसमें लिख रखा है कि अगर C1 0 लिया तो C2 0 हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी फंक्शन का सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम दूसरी वैल्यू को 0 लेंगे, पर दूसरी वैल्यू 0 आने से P 0 आ रहा है, विच इज़ कॉन्ट्रेरी, क्योंकि P 0 ले ही नहीं सकते। P 0 ले लिया तो K 0 हो जाएगा, हमारा केस ही नहीं है वो। हमारे केस के अकॉर्डिंग K की वैल्यू P स्क्वायर है, P 0 आ गया तो K भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम इस केस को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा केस, K को 0 ले लिया, यहाँ से टी स्क्र एक्स बाई डी एक्स स्क्र 0, डी स्क्र टी बाई डी टी स्क्र 0, दो बार इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो सामने कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरी बार करोगे कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह से टी में यू एक्स टी की वैल्यू में दो फंक्शन आ गए। अब फिर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। एक्स को 0 पुट कर दिया, एक्स को 0 पुट करते ही C5 इंटू 0 ख़त्म, C6 बच गया सिर्फ। C6 इंटू टी को तो सेम एज इट इज़ रखेंगे। अब C6 इंटू C7 टी प्लस C8 0 आ रहा है, ये तो वेरिएबल है, तो कौन 0 आएगा? C6 0 आ गया। फिर UAT इक्वल टू 0, UAT 0 लेने पर सामने C5 इंटू एक्स की जगह A प्लस C6 तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, C5A आ गया, इंटू में C7 टी प्लस C8। अब ये वेरिएबल है, इसको 0 ले नहीं सकते, फिक्स नहीं कर सकते आप इसको, टी तो चेंज होता रहेगा, तो अकेली 0 वैल्यू थोड़ी लेगा, सारी अलग अलग वैल्यू लेगा। 0 लेगा पर एक किसी पॉइंट के लिए लेगा, फिक्स थोड़ी हो जाएगा। तो C5A 0 हो जाएगा। C5A 0 होने पर A 0 हो नहीं सकता, क्योंकि A डिस्टेंस है दो फिक्स पॉइंट का जिनके ऊपर आपने रबड़ बांधी हुई है, वो स्ट्रिंग बांधी हुई है, तो A 0 नहीं हो सकता, C5 0 होगा। अब C5 भी 0 आ गया, C6 भी 0 आ गया, सोल्यूशन ही 0 हो जाएगा। यहाँ तो इन दोनों को 0 पुट करोगे तो फिर दोबारा ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। अब फिर दोबारा आप इस केस को छोड़ दोगे। हम ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए नहीं कर रहे हैं ये केसेस, हम नॉन ट्रिवियल के लिए कर रहे हैं। तीसरा केस के नेगेटिव, अगर के नेगेटिव है तो माइनस के पॉजिटिव होगा। माइनस के पॉजिटिव होगा तो उसको आप कोई वैल्यू दे सकते हो, माइनस के का रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं माइनस मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव हो जाती हैं, और पॉजिटिव वैल्यू का रूट एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर आता है, उस रूट को आप नाम दोगे p। तो p की वैल्यू आ गई -k का रूट, फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, -k की वैल्यू p स्क्वायर आ जाएगी, k की वैल्यू -p स्क्वायर आ जाएगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल में भी, लास्ट थ्योरम में भी। तो अब डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स बन गया, जहाँ k था वहाँ p स्क्वायर -p स्क्वायर पुट कर दिया। इसका सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसके रूट आयोटा में आएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रही है डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा p, तो कोस पी एक्स साइन पी एक्स, कोस सी पी टी साइन सी पी टी। अब फिर दोबारा वही x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट करोगे कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो C9 इंटू एक वेरिएबल बचेगा। वेरिएबल 0 हो नहीं सकता, t वेरी करता रहेगा, अलग अलग वैल्यू लेता रहेगा, इसलिए C9 को 0 होना पड़ेगा। C9 0 पुट कर दोगे, उसके बाद आप a लिखोगे, x की जगह पे a लिख दिया। C9 तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, C10 साइन PA बन जाएगा, एक इंटू में C11 कोस CPT प्लस C12 साइन CPT।
अब C10 साइन पी ए इक्वल टू 0 में अगर C10 को 0 ले लिया तो फिर दोबारा ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। हम ट्रिवियल सोल्यूशन चाहते नहीं क्योंकि C9 ऑलरेडी 0 आ चुका है। C10 भी अगर 0 आ गया तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू कुछ भी हो फंक्शन का आंसर 0 आ जाएगा। हम नहीं चाहते 0 सोल्यूशन, इसलिए C10 को नॉन 0 लिया। साइन पी ए 0 हो जाएगा। साइन 0 कब कब होता है? साइन 0 तब होता है जब पाई का मल्टीपल सामने हो, एंगल साइन पाई का मल्टीपल हो, यानी साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0 अप टू सॉन। यहाँ से p की वैल्यू आ रही है n पाई बाई a। इन वैल्यूज से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? n की जितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है? इनफाइनाइट, यानी वी हैव टू मेनी सॉल्यूशंस। तो अब लास्ट में जाके आप सिर्फ क्या करोगे, अपने फंक्शन में यहाँ C9 को 0 पुट कर दोगे। C9 तो 0 आया था, और C साइन पी ए में p की वैल्यू डाल दोगे n p बाई ए। यहाँ साइन पी एक्स में n पाई बाई ए, तो n पाई बाई ए डाल दिया। जहाँ जहाँ p था वहाँ वहाँ, यहाँ से सोल्यूशन आ गया। अब पॉइंट ये है कि हर n की वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शन आया करेंगे। अलग अलग फंक्शन आएंगे तो उनके कांस्टेंट भी अलग अलग आया करेंगे, उनका नाम भी हमने n पे डिपेंडेंट कर दिया। ठीक है जी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन। ये एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था हमने कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका सम भी सॉल्यूशन बनता है। तो सम कर दिया n1 टू इन्फिनिटी u n x t, n1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x बाई a, an cos n पाई सी टी बाई a प्लस bn साइन n पाई सी टी बाई। आर्बिट्री सीरीज का एक टॉपिक किया था हमने, उससे ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आर्बिट्री सीरीज का लास्ट टॉपिक था सीक्वेंस सीरीज में। अभी आप नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे, फोर्थ सेम में। तो ए एन बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। टी को 0 पुट करते हैं। अब टी को, अब तक हमने एक्स को 0 और ए पुट किया था, अब टी को 0 पुट करते हैं। टी 0 पुट करने पे कोस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ए एन बचेगा। ए एन तो यहाँ आएगा ए एन साइन एन पाई एक्स। अब यहाँ कोस 0 1 है तो यहाँ ए एन ही बच गया अकेला, ए एन साइन एन पाई एक्स बाई ए। यू एक्स 0 की वैल्यू एफ एक्स के बराबर थी। अब ए एन और बी एन निकालने के लिए ये इसको सॉल्यूशन करेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन बाय साइन एन पाई एक्स बाई ए, इंटीग्रेटिंग रिजल्टिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 टू ए। तो सबसे पहले इसने दोनों तरफ साइन एन पाई एक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एफ एक्स को भी साइन एन पाई एक्स ए बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया 0 से ए पे, 0 से ए पे। लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स पड़ा था, अब ये बन चुका है। ठीक है जी, तो सेम राइट हैंड साइड पे भी हुआ, जो साइन एन पाई एक्स बाई ए था उसको भी इंटीग्रेट कर दिया 0 से ए पे। तो इससे निकलेगा ए एन इंटू ए बाई 2, यानी ये जो ए एन है इसको छोड़ के बाकी सारा ए बाई 2 बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अभी मैं अलग से एक पेज पे करवाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में ए एन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से करली यू बाई करली टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी की बात करेगा, टी को 0 पुट कर देगा, बी एन की वैल्यू आ जाएगी सेम इसी तरह। ए एन और बी एन की वैल्यू आती है, हमारा सॉल्यूशन सारा जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसके बाद रिमार्क है, फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन, यानी ए एन की वैल्यू वहाँ से, और उसके बाद ए एन की वैल्यू हमने निकाली थी। ये आपको याद रखना है, ये कहना ये चाह रहा है, ये हाफ रेंज फॉरियर साइन सीरीज है। ठीक है जी, ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल 0 टू ए। 11 is the expression for Fourier coefficient an which the student shall study in later classes। Fourier coefficient के बारे में आप फोर्थ सेम में स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक है, वहाँ पे आएगा। उसके अलावा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, 2 जगह लगातार फोरियर सीरीज आप पढ़ोगे, तो ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट फॉर फोरियर सीरीज। अब हमने फोरियर सीरीज के लिए भी हम इसी तरह से रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। From now onward, we shall use the results as standard result for determine a n b n। अब हम इस रिजल्ट का यूज़ a n b n निकालने के लिए करेंगे। डायरेक्ट हम इसी का सॉल्यूशन का यूज़ किया करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, ओनली सूटेबल सॉल्यूशन ऑफ वन सेटिस्फाइंग अबव इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन गिवन बाय यू एक्स टी इज इक्वल टू। ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए सॉल्व हुआ है, केस 3 के लिए सॉल्व हुआ है। केस 1 और 2 के लिए कोई सोल्यूशन हमको नहीं मिला, हमने केस 3 में जाके सोल्यूशन निकाला। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो वैल्यू आई है
इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अगर एफ एक्स की वैल्यू समेशन ए एन साइन एन पी एक्स बाई ए इक्वल टू समेशन एन वन टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पी एक्स बाई ए होती है, तो उसका समेशन खोलने पर इक्वल टू आता है ए वन साइन पाई एक्स बाई ए प्लस ए टू साइन 2 पाई एक्स बाई ए अप टू सोन ए एम साइन एम पाई एक्स बाई ए प्लस अप टू सोन। दोनों तरफ साइन एन पाई एक्स बाई ए और इंटीग्रेट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर और इंटीग्रेट करने पर 0 से ए पे, 0 से ए एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स आ जाएगा। 0 से ए इसका इंटीग्रेशन होगा इस वैल्यू का, और साथ में मल्टीप्लाई होगा साइन एन पाई एक्स। तो साइन एन पाई एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई होने पर सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पाई एक्स बाई ए के साथ भी 2 पाई एक्स बाई ए एन पाई एक्स बाई ए साथ आ रहा है। एम पाई एक्स जनरल टर्म है, एम पाई एक्स बाई ए, उसके साथ भी साइन एन पाई एक्स बाई ए आ गया। इसी तरह से जब ए एन आएगा, nth टर्म आएगी, तो साइन एन पाई एक्स और एन पाई एक्स दो बार आ जाएगा, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए हो जाएगा अप टू सोन डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है 0 से ए पे। हम ये देख सकते हैं कि m इक्वल टू एन ना हो तो साइन एम पाई एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए का क्या होता है, साइन सी साइन डी का फॉर्मूला है कोस सी प्लस टी माइनस कोस सी माइनस टी, 1/2 बाहर। तो ए एम इसके साथ रहता है। अब ये जनरल टर्म हम ले रहे हैं तो एम ए एम बाहर रहेगा, एम नॉट इक्वल टू एन के लिए कर रहे हैं। तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, बाय में एक्स के साथ जो एंगल है वो आ जाएगा। इसी तरह से साइन, इसी तरह से कोस एम माइनस एन पाई एक्स बाय ए का इंटीग्रेशन सेम इसी तरह से एक्स का मल्टीपल बाय में आ जाएगा। 0 से ए पे इंटीग्रेट करेंगे। साइन पाई का मल्टीपल जब करेंगे तो x की जगह a आ जाएगा, a से a कट जाएगा, साइन पाई का मल्टीपल आ जाएगा। इस तरह से यहाँ a से a कट जाएगा, साइन पाई का मल्टीपल, पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 आती है। इसी तरह जब m इक्वल टू एन लेंगे तो m इक्वल टू एन लेने पर साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई ए बन जाएगा, जो कि होता है 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स बाई ए। इंटीग्रेट करेंगे इसका x, इसका साइन 2 एन पाई एक्स बाई ए, एक्स का मल्टीपल बाय में, तो यहाँ 2 एन पाई बाई ए आ जाएगा। फिर a पुट करोगे तो 2 एन पाई ए बाई ए से कट गया 2 एन पाई, यानी पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 आती है। फिर 0 पुट करोगे साइन 0 0 होता है, तो यानी साइन वाली वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। a पुट करें या 0 पुट करें, यहाँ a पुट करेंगे a आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आएगा। तो a n इंटू वाई, बाय में 2 चल रहा है, a बाई 2 आ जाएगा। इसलिए बाय 1, यानी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 रखी है अपनी, उसमें ये सारी वैल्यूज, ये भी 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये भी 0, सिर्फ एक टर्म बचेगी जिसकी वैल्यू ए एन इंटू ए बाई 2 आएगी। तो वही वैल्यू हमारी आ रही है। अब हम अगर बुक में देखें तो हमने ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है, यानी इंटीग्रेट नहीं कर रखा। तो जब पेपर में आप इसको सोल्यूशन करोगे तो कंप्लीट करके आओगे इसको। इसी तरह से बी एन का इंटीग्रेशन किया। एग्जाम्पल्स में शुरू से लेके लास्ट तक यही थ्योरी बार बार अप्लाई होगी जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। जब x a है तो u 0 है, और जब x 0 है, सॉरी, जब x a है तो u b नॉट कोस बी टी है, x 0 है तो u 0 है। तो फिर सेम वही u को x टी टी लेना, वही सेम दोनों की वैल्यू निकाल के x का 2 बार डेरिवेटिव x से 2 बार t से करके इक्वेशन नंबर 1 में डालना। दोनों तरफ अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए दोनों को k पुट कर दिया। सॉल्यूशन कौन से केस में मिला था, थर्ड केस में मिला था, इसलिए सिर्फ थर्ड केस को ही डिस्कस कर रखा है, माइनस पी स्क्वायर। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन करते हुए साइन और कोस आ गए। फिर अब सिर्फ फ़र्क कहाँ है पिछले सॉल्यूशन में और इसमें, यहाँ पिछले सॉल्यूशन में जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन थी वो अलग थी, इस क्वेश्चन में अलग है, तो सिर्फ उन कंडीशन के हिसाब से यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी, यानी ग्रेजुअल पार्ट जो किसी भी एग्जाम्पल का आप करोगे वो सेम रहेगा उसी तरह से, ठीक है जी, ग्रेजुअल पार्ट सेम रहेगा और वही थ्योरी बार बार अप्लाई होगी, वही थ्योरी आप देखो। तो ये कोई नई बात आपके लिए नहीं रहने वाली, ये सेम आप उसी थ्योरी को बार बार अप्लाई करोगे। इसके बाद 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हो जाएंगे x, y और t, इसलिए 3 फंक्शन हो जाएंगे अलग अलग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के अकॉर्डिंग। फिर आप 2 बार x से डेरिवेटिव करोगे तो y और t बाहर आ जाएंगे, x का 2 बार डेरिवेटिव, फिर x और t बाहर आ जाएंगे, y का 2 बार डेरिवेटिव, सामने x और y बाहर आ जाएंगे, t का 2 बार डेरिवेटिव। फिर वही x की टर्म अलग, y की, t की, सबके अलग अलग कर लेनी है, इंडिपेंडेंट हैं
तो सबको अलग अलग वैल्यू दे दी। तो x डबल डैश बाय x को माइनस के स्क्वेयर, y डबल डैश बाय y को माइनस एल स्क्वेयर, दोनों जुड़ने के बाद माइनस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर देंगे जिसकी वैल्यू सामने है। तो आपको ध्यान भी होगा कि इस तरह ये ही कंडीशन क्यों ली, ये कंडीशन इसलिए ली कि केस 1 और 2 हमारा फेल हो जाता है इसमें। तो केस 3 में जिसमें हम माइनस पी स्क्वेयर अब तक ले रहे थे, हम उसकी जगह के स्क्वेयर एल स्क्वेयर ले रहे हैं। तो आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा जब आप रिपीट करोगे तो सारा दोबारा ध्यान आ जाएगा। तो माइनस पी स्क्वेयर वाला सोल्यूशन हम करते थे। तो एक्स वाई टी की वैल्यू ये सेम उन्हीं टर्म्स पे आ रही है जो टर्म्स हम पीछे करके आ रहे हैं। हम पीछे जो सोल्यूशन लेते थे एक्स क्या आता था उसमें, C1 कोस पी एक्स, C2 साइन पी एक्स और फिर पी सी टी। तो वही सेम वैल्यूज़ हैं। के एक्स क्योंकि जो p था उसकी जगह k आ चुका है, l आ चुका है, के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर आ चुका है। तो वो सारी वैल्यूज़ उसी तरह से जैसे हम लिखते रहे हैं वैसे ही लिख दी। तो यहाँ इस बार और पहली बार में ये फ़र्क है कि पहले जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे वो सिर्फ 4 ही थे, C1 C2 C3 C4, क्योंकि वहाँ सिर्फ x और t की बात करते थे। यहाँ y भी आ गया तो C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है जी। तो 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन और 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का पैटर्न सेम है, एल्गो सेम है, वही सेम टर्म्स हैं, वही सेम स्टेप्स हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक डायमेंशन बढ़ा दी। अब इसके बाद इसने क्या किया है जी, इसके बाद इसने a फिर दोबारा x को 0 और a पुट करने पर और y को 0 और b पुट करने पर वैल्यू 0 कर दी। अब इसमें फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले आप एक स्ट्रिंग लेते थे, सिर्फ एक तार लेते थे, एक 1 डायमेंशन की ही बात करते थे x एक्सिस की। अब आप x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की बात कर रहे हो। तो अब आप लोगे एक रबड़ का पाइप, यू कैन से मेम्ब्रेन, जो इसने लिखा है ये वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, ये एक रबड़ का पाइप है जिसमें जो डायमेंशन है वो 2 होती हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, और टाइम दोनों का जो जब टाइम बढ़ाते हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट साथ साथ होता है। तो ये कह रहा है कि आप अब की बार जो बांधोगे मेम्ब्रेन को उसमें x एक्सिस y एक्सिस दोनों का रोल रहेगा। तो जो x एक्सिस वाली लेंथ है वो 0 से a तक ले रखी है, जो y, ये देखो लिखा हुआ है 0 से a तक, y वाली 0 से b तक। तो x एक्सिस का जब आप इनिशियल और एंड पॉइंट लोगे तो क्योंकि मेम्ब्रेन बांधा हुआ है, हमने फिक्स पॉइंट है, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी, वाइब्रेशन नहीं होगी इनिशियल और एंड पॉइंट पे, बीच में नजर आएगी वाइब्रेशन। इस तरह से y वाले इनिशियल और एंड पॉइंट पर भी वैल्यू 0 रहेगी। एक इनिशियल कंडीशन है जो पहले भी थी हमारे पास, उसमें सिर्फ x का फंक्शन लिया था, यहाँ एक्स वाई का ले रखा है। तो बाकी रिपीट वही चीज़ें हो रही हैं। तो सेम उसी तरह से करते हुए इसको भी हमने माइनस के स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। 3 अलग अलग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेंगी, 3 अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे एक्स वाई और टी के। एक्स वाई टी की वैल्यू डाल के हमारा u आ जाएगा। अब की बार जो बाउंड्री कंडीशन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए सॉल्यूशन भी अब सिर्फ इतना है कि केस 1 2 3 करने की ज़रूरत नहीं रही हमको। हम केस 1 और 2 को पहले से ही नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं कि थर्ड में ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद बाउंड्री कंडीशन का यूज़ कर रखा है, x को 0 पुट करेंगे, a पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, y को 0 पुट करेंगे, b पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो इसका यूज़ करेंगे अब। तो पहले x को 0 पुट किया, x 0 होगा तो cos 0 1 sin 0 0, तो c1 बचेगा, cos 0 1 c1 बचेगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये तो एज इट इज़ रहेंगी। तो इनमें से ये वेरिएबल तो c1 को 0 होना पड़ेगा। फिर c1 की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे a को a पुट कर देंगे तो साइन के a रह जाएगा। ये तो खत्म हो चुका है c1, क्योंकि 0 आ गया पहली टर्म से, 2 वेरिएबल थे वो 0 हो नहीं सकते, c1 0 आ गया तो c2 बच गया, इनटू में साइन x को हमने a पुट कर दिया तो साइन के a आ गया, c3 कोस ly, अब ये वेरिएबल है, ये 0 नहीं आ सकता, ये 0 नहीं आ सकता, c2 भी 0 ले लिया तो 0 सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए c2 को हम 0 नहीं लेंगे, c1 तो 0 ऑलरेडी आ चुका है, c2 भी 0 आ गया तो सोल्यूशन 0 हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। हम यहाँ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो इसलिए साइन के ए को 0 लेंगे, सेम वैसे ही जैसे पीछे लिया था, के ए आ जाएगा एम पाई का मल्टीपल, क्योंकि साइन पाई के हर मल्टीपल पे 0 आता है। तो यहाँ से के की वैल्यू, क्योंकि के पे फोकस है सारा, जैसे वहाँ पी पे था यहाँ के पे, एम पाई बाई ए आ गया। सिमिलरली यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन 2, यानी इस बार आप जब y को 0 पुट करोगे, y को 0 करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, c3 बचेगा साइन 0 0, तो c3 की वैल्यू 0 आ जाएगी जैसे c1 की आई थी।
क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल होंगे, ये दोनों जीरो हो नहीं सकते। C3 बचेगा, C3 ही जीरो आएगा। और L की वैल्यू जैसे K की वैल्यू आई है वैसे L की आ जाएगी। ठीक है जी। तो C3 और C1 की वैल्यू डालने पर बचेगा क्या है यहाँ, C2 और C3, सॉरी C1 और C1 जीरो हो गया, C3 जीरो हो गया, तो C2 और C4 बच गए। ठीक है जी। L और K की वैल्यू को डाल देंगे, यानी जहाँ जहाँ K और L नज़र आ रहे हैं, साइन KX है, साइन LY है, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी साइन nπx/a साइन nπy/b। तो C2 C4 इनटू में जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज़ है फिलहाल, टी वाली जो टर्म। ठीक है जी। हाँ, उसमें डिफरेंस आ गया कि जो L स्क्वायर और K स्क्वायर का सम था उसकी जगह वैल्यू आ गई, जो K और L की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ तक का सॉल्यूशन हमने वैसे ही पिछली टर्म्स की तरह कर लिया। अब इसके बाद स्मॉल p पुट कर दिया, इसको बड़ी वैल्यू थी उसको नाम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस एंड लीनियर, इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस और लीनियर है। लीनियर किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 रहे। आप देख सकते हो इस टर्म की डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। होमोजीनियस किस होमोजीनिटी की बात कर रहा है, ये ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू होमोजीनिटी की बात कर रहा है। यानी आप डेरिवेटिव को ऑर्डर चेक करो, हर टर्म में सेम है, टू ऑर्डर और टू ऑर्डर। तो होमोजीनिटी इन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो ये होमोजीनियस और लीनियर है, इसलिए सम ऑफ एनी नंबर ऑफ डिफरेंशियल सॉल्यूशन इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहा है, यानी जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनका सम भी सॉल्यूशन बनेगा। तो पीछे अभी हम इस तरह की टर्म की बात कर चुके हैं। इसने सेम वही m और n के ऊपर डिपेंड करवा के सारे सॉल्यूशन जोड़ दिए। m और n को रन करवा दिया, m अलग वैल्यू n अलग वैल्यू ले रहा है अपनी। यहाँ m और n देखो आपके सामने रन भी करेंगे, दोनों अलग अलग वैल्यू लेंगे। तो m और n को रन करवा दिया, इस वजह से आर्बिट्री कांस्टेंट भी रन करने लग गए, तो उनका नाम रख दिया mn पे डिपेंड करवाते हुए। इनकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसलिए कोई ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब बात करेंगे इनिशियल कंडीशंस की, जहां हम वेलोसिटी को और फंक्शन को, डिस्प्लेसमेंट को लेके चलते हैं टाइम जीरो होने पे। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी। तो टी को जीरो रख दिया यू में, fxy ले लिया सामने, टी को जीरो रख दिया करली यू बाई करली टी में, इनिशियल वेलोसिटी में। तो gxy आ गया, fxy की वैल्यू आ गई, gxy की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, टी को जीरो पुट कर दो, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो a बच गया। डेरिवेटिव करने पर, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin होता है, sin का cos होता है, इसलिए जब आप sin 0 करोगे, इसमें t को 0 पुट करोगे तो यहाँ ये खत्म हो जाएगी टर्म, sin 0 0 होता है, तो b वाली बच जाएगी। तो अब हम इसको निकालेंगे, डिटरमिन करेंगे a mn और b mn को, जैसे पीछे अभी हमने निकाला वैसे ही। तो इसने इसके लिए क्या किया, साइन nπx/a साइन nπy/b से मल्टीप्लाई करके 0 से a और 0 से b पे डबल इंटीग्रेट किया। अब 0 से a वाला तो अभी करके आ रहे हैं हम, उसमें तो एक ही टर्म बची थी, तो 0 से b वाला बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जब आप x से इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप साइन nπx/a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप y से इंटीग्रेट कर रहे हो तो साइन nπx/b से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इससे क्या होता है कि इंटीग्रेट करने पर जब आप वैल्यूज डालते हो, अपर लिमिट डालते हो, तो b से b कट जाता है, कोस साइन nπ आता है बाद में, जैसे मैंने अभी पिछली कैलकुलेशन में बताया। तो सिमिलर कैलकुलेशन करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हो इसको। तो इसने यहाँ p इंटू बी एम एन और ए एम एन की वैल्यू निकाल के रखी हुई है। जैसे हम ए एन की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहाँ ए एम एन की वैल्यू आएगी। सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, सिर्फ एक वैल्यू a/2 और एक वैल्यू b/2 बचेगी, जिसको गुना करके आएगा ab/4, जो कि सामने जाके 4/ab बन गया। जैसे वहाँ a/2 इंटू में आया था, वो सामने जाके 2/a बन गया था। तो सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे इस कैलकुलेशन में an इंटू a/2 आया था, यहाँ आएगा amn इंटू a/2 b/2, जो कि बनेगा ab/4। तो सामने जो वैल्यू है वो 4/ab हो जाएगी। इसी तरह से bmn की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगी। हमको इन्हीं का आर्बिट्री कांस्टेंट को ही निकालना होता है कंडीशंस का यूज़ करके। तो ये डबल फोरियर सीरीज़ है, जैसे अभी फोरियर साइन सीरीज़ आई थी, हाफ फोरियर सीरीज़ आई थी, वैसे डबल। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप पे हो जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हो।
तो इसके बाद जब आप सेकंड एक्सरसाइज पे आओगे, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो उसमें भी इसी तरह से x और t आएंगे, उसी तरह से आप पुट करोगे, उसी तरह से x अलग t अलग चलेगा, तो आप उनको कांस्टेंट पुट कर दोगे। तो जो एल्गोरिथम आपने पहले ही स्टेप में सीख लिया है वेव इक्वेशन वाला, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में जो सीखा था, वही एल्गोरिथम आगे भी फॉलो होता रहेगा, बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप्स पे आगे फॉलो होता रहेगा। तो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन उसी तरह से, और इसी तरह से लैपलास इक्वेशन जो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, उसका सॉल्यूशन भी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कर रखी है, ये भी सेम उसी स्टेप्स पे होगा जो अभी भी आपने टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए किया है। ये टू डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन, क्योंकि वन डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं करी लास्ट शुरू में भी, तो टू डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम वैसे ही है, x अलग y अलग, फिर दोबारा सामने रख दिए, सामने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है जी, एक केस पॉजिटिव, एक जीरो और एक नेगेटिव बनाया, उसके बाद उसका बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन पे देख लिया जाके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर आप पहले वाले में लॉजिक समझ गए हो तो उसके बाद वाला भी लगभग सेम ही चलने वाला है, कैलकुलेशन ही है अलग जो है, बाकी लॉजिक सबका सेम है। तो आप ये सारा चैप्टर उन्हीं सेम टर्म्स पे ट्राई कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिगार्डिंग तो हम क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। 9.3 तक आते ही हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारी पूरी यूनिट को कवर करेगा, लास्ट यूनिट को, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए।